लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को, 45 मिनट्स का हार्डली टॉपिक है। पहला है एटॉमिक मैग्नेटिज्म। एटॉमिक मैग्नेटिज्म क्या बेटा? ठीक। एक एटम जो है वो भी अपने आप में क्या कर सकता है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहां पे हमें क्या करना है, कुछ रेशियोज देखना है और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या करना है, निकालना है। तो लेट्स से कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से। यहां पे हमने ले लिया क्या, न्यूक्लियस, और रेडियस कंसीडर कर लिया कितना, i। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले वही देखना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना। तो अगर हम यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या करना चाहे, निकालना चाहे, तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में कि m इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इंटू ए। और जो करंट है वो भी हमने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकाला हुआ है, जो I होगा वो कितना का, EV डिवाइड बाई 2 पाई आर, और मल्टीप्लाइड बाई अगर इसका पूरा एरिया देखें तो ये हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई कैंसिल और आर से इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास EVR डिवाइड बाई 2। इसको हम क्या कर रहे हैं, m से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और m से डिवाइड कर दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसी के मास से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी के मास से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको वापस से हम रीअरेंज कर रहे हैं, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ध्यान रखना। इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं इस तरह से कि एक जगह पे हमने लिख दिया MVR, तो ऊपर में बच रहा है क्या, सिर्फ E, और नीचे में बच रहा है 2m, तो E डिवाइड बाई 2m। और MVR को हम लिख सकते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो ये वाला जो टर्म है, MVR वाला जो टर्म है, इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, एंगुलर मोमेंटम से। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर इधर लाए तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई l, और दूसरे साइड बचेगा E डिवाइड बाई 2m। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है। जब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो ये आता है 8.8 इंटू 10⁻10 कुलाम्ब पर किलोग्राम। तो ये जो हमारे पास क्या है, रेशियो आया है एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का, दिस रेशियो इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। फॉरेन ऑथर्स की अगर बुक्स कभी हम देखें तो वहां पे इसी का नाम मैग्नोगायरिक रेशियो भी रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी गायरोमैग्नेटिक, कभी मैग्नोगायरिक भी कहीं कहीं पे क्या है बोला हुआ है, दोनों ही नाम से जाना जाता है। और ये रेशियो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है, जो फिक्स्ड वैल्यू कितनी, 8.8 इंटू 10⁻10 कुलाम पर केजी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से सीधा बनेगा कि भाई वैल्यू कितनी है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी तरह से दूसरा यहां पे एक और टर्म हमें क्या करना है, देखना है, दैट इज नोन एज बोर्स मैग्नेटॉन। इसको हम बोल रहे हैं बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन और कुछ नहीं, जैसे हमें यह पता चल गया कि भाई जितने भी यहां पे इलेक्ट्रॉन वगैरह है, इन सबका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है, कम से कम कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, बोर्स मैग्नेटॉन। तो बोर्स मैग्नेटॉन और कुछ नहीं बल्कि मैग्नेटिक मोमेंट ही है, बट इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू बी से। तो यही बोर्स मैग्नेटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, म्यू बी से। पर है क्या, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। हम इसको सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी एटम इन ग्राउंड स्टेट, या फिर जो मिनिमम है वो वैल्यू को हम बोलेंगे। तो अगर पहले ऑर्बिट में रहेगा तभी ये क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो मिनिमम जो वैल्यू होती है वही कहलाएगा बोर्स मैग्नेटॉन। अब अगर मुझे क्या करना है, निकालना है, तो सेम इसी टर्म को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बस सिंबल बदल दे रहे हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, म्यू बी डिवाइड बाई एल। इसकी वैल्यू फिक्स्ड आई है कितनी, E डिवाइड बाई 2m। तो यहां से म्यू बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं E डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर मोमेंटम। अब बोर्स क्वांटाइजेशन रूल के हिसाब से हमने क्या किया, पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। और अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें या मिनिमम की बात करें तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। तो ये कितना आ जाएगा, H अपॉन 2 पाई। तो यहां पे बोर्स मैग्नेटॉन हम निकाल सकते हैं E डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन 2 पाई। अगर देखें तो ये सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है तो इसकी भी फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर।
तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये उससे भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, हमको याद ही रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा देगा, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो देगा बोर्स मैग्नेट्रॉन के टर्म में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 3 बोर्स मैग्नेट्रॉन या 10 बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो वो वैल्यू तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें बोर्स मैग्नेट्रॉन की वैल्यू पता हो। तो ये तुमको क्या करना है, याद रखना है, बोर्स मैग्नेट्रॉन और कुछ नहीं, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एटम का जो हो सकता है वही कहलाता है। क्लियर है? ये दो चीजें क्या करनी, ध्यान रखनी। चलो नोट करो इसे। देखो, तो जो हमने अभी एटॉमिक मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, ध्यान ही रखना कि इसी पॉइंट से क्या होगा, अगला चैप्टर कनेक्ट होगा, क्या, परमानेंट मैग्नेट, है ना। कि कोई भी मटेरियल फेरोमैग्नेट कब कहलाएगा, पैरामैग्नेट कब कहलाएगा, डायमैग्नेट कब कहलाएगा, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहीं से देखेंगे, एटॉमिक लेवल से जाके। तो एटम से हमें क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है वहां से। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में MCG कहेंगे। देखो, यहां पे हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर डिजाइन करना है, जिसमें जब हम क्या करें, करंट पास कराएं तो वो क्या कर पाए, रीडिंग बता पाए कि कितना करंट उससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। पहले समझना है, उसके बाद नोट कर लेना है। यहां पे उसके लिए, उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इस शेप का, राइट, मैग्नेट। तो शेप अगर देखा जाए तो शेप जो होता है वो इस तरह का होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। इसमें एक तरफ ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या ले लिया, साउथ पोल हो गया, ये ले लिया हमने साउथ पोल। अब जो कॉइल रखा जाता है वो कॉइल कहां जाता है, यहां पे रखते हैं इस तरह से। तो एक सर्कुलर कॉइल हमने क्या कर लिया, यहां पे ले लिया, तो एक सर्कुलर स्फीयर ले लिया बेसिकली। और जो भी वायर की कॉइलिंग हम करते हैं, वायर की जो कॉइलिंग होती है वो इसी के ऊपर में की जाती है, ऐसे। तो वायर की कॉइलिंग हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और इसी में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। एक तरफ से करंट इंटर कर रहा है, दूसरे तरफ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। इसमें साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखते हैं कि जो हमने सर्कुलर कॉइल लिया है उसको क्या करते हैं, एक स्प्रिंग से फिक्स कर देते हैं। जिस स्प्रिंग से फिक्स करते हैं वो बेसिकली पीछे साइड रहता है, पीछे हम बना नहीं सकते तो हम यहीं पे बना रहे हैं, वो लेते हैं कैसा, सर्कुलर, ऐसे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, स्प्रिंग लेते हैं सर्कुलर। तो दो टाइप का हमारे पास स्प्रिंग होता है, एक लीनियर स्प्रिंग होता है जो इस तरह का होता है, और दूसरा कॉइल स्प्रिंग होता है जो इस तरह का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगा के क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। इसमें हम टॉर्क लगाते हैं और टॉर्क लगा के क्या करते हैं, घुमाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास होता है क्या, कॉइल स्प्रिंग। ये वैसे जो खिलौने देखे तुमने, जिसमें हम चाबी भरते थे, तो जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, और टॉर्क लगाने से स्प्रिंग जो होता है वो ऐसे कॉइल हो जाता है, और रिलीज करेंगे तो ये क्या होता है, अनकॉइल होता है, और अनकॉइल होते हुए क्या करता है, गाड़ी आगे बढ़ती है, जो भी खिलौने होते हैं उसी तरह का। तो इसमें क्या करते हैं, पीछे साइड इस तरह का कॉइल लगा होता है, इसका एक एंड इसके साथ मान लो हमने फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड क्या करते हैं, जिसमें भी जिस फ्रेम में हमने डिवाइस को रखा हुआ है उस फ्रेम के साथ रख दिया। ऊपर में यहां पे क्या होती है, रीडिंग्स होती है। ऊपर में इस तरह की क्या होती है, रीडिंग्स ऐसी बनी होती है, और रीडिंग्स को मेजर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंटर लगा देते हैं, जो ये जितना घूमेगा उतना क्या करेगा, रीडिंग बताएगा। अब यहां पे मैग्नेट को हमने इस तरह से इसलिए लिया है ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहे वो हमेशा इस कॉइल के क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा। अगर इसको लीनियर लेते तो हर जगह पे एरिया के साथ क्या करता, एंगल अलग अलग बनाता, एंगल अलग अलग बनाता तो टॉर्क लिखने में क्या होती है, मुश्किल होती। लेकिन यहां पे जो एंगल है वो सबके सब क्या है, 90 डिग्री के। अब अगर हम क्या करें, टॉर्क लिखे, तो कल वाली क्लास में हमने क्या किया, लास्ट क्लास में सीखा है कि टॉर्क को लिखने का एक तरीका होता है MB sin थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो MB sin 90 डिग्री होगा, और M को लिख सकते हैं NIA, तो इसी को हम लिख सकते हैं NIA B sin 90 डिग्री। तो ये सिंपल सा हो गया NIA B। इक्वेशन नंबर 1। जिस तरह से एक लीनियर स्प्रिंग के लिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम kx लिखते हैं, जहां पे k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बताता है कि किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरह से कॉइल स्प्रिंग के लिए होता है टॉर्क, k की जगह पे k या कहीं कहीं पे c लिखा होता है, टर्म्स अलग अलग होते हैं, और x की जगह पे होता है क्या, थीटा। ये बताता है कि किसी भी कॉइल को मूव कराने के, कॉइल स्प्रिंग को मूव कराने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। और जो k होता है दैट इज नोन एज टॉर्सियन कांस्टेंट। तो यहां पे हमारे पास टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू k थीटा, जहां पे जो k है ये कहलाता है टॉर्सियन कांस्टेंट। इसका लिटरल हिंदी मीनिंग होता है ऐंठन। टॉर्सियन को बोलते हैं ऐंठना, जैसे किसी भी चीज को ऐंठते। अब अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, अगर हार्ड मटेरियल है तो उसको ऐंठने के लिए, उसको घुमाने के लिए हमें ज्यादा वो करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा।
अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं उसको। तो हिंदी में टॉर्सन को ही बोलते हैं क्या, ईंठना। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये जो है वो क्या बताना चाह रहा है कि कितना ये सॉफ्ट है या कितना हार्ड है, उसको घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हमको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 के। तो एक तरफ हमारे पास के थीटा, दूसरी तरफ हमारे पास एन ए आई बी, राइट, एन आई ए बी। यहां से मैं थीटा डिवाइड बाई आई को अलग कर रहा हूं, तो एक तरफ हो गया थीटा डिवाइड बाई आई, दूसरी तरफ हमारे पास हो गया एन ए बी डिवाइड बाई के। जो थीटा डिवाइड बाई आई है दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितना डिफ्लेक्शन देगा पर यूनिट करंट। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है सीधा सीधा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है। यूनिट करंट के लिए जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा हम बोलेंगे उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा है, करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा है। जिनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, तो हम इसको ऐसे इमेजिन करो, क्योंकि हो सकता है गैल्वेनोमीटर हम हमेशा देखते नहीं है, उस तरह से यूज नहीं करते, अलग अलग टाइप के। तो इसको इमेजिन करो नॉर्मल जो वेइंग मशीन होता है, तराजू होते हैं। तो जैसे अगर मान लो हम सुनार की दुकान में जाएं तो जो तराजू होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव कहने का मतलब है अगर उसमें हम थोड़ा सा भी क्या करेंगे, वेट रखेंगे 1 ग्राम मिलीग्राम भी, तो वो क्या करेगा, अपनी जगह से डाइवर्ट होगा। अब तो हालांकि डिजिटल आ गए हैं, लेकिन इमेजिन करो कि अगर डिजिटल नहीं बल्कि पॉइंटर वाले होते तो 1-2 ग्राम भी रखते, 1-2 ग्राम छोड़ो 1-2 मिलीग्राम भी अगर रखते तो भी वो क्या करता है, रीडिंग बताता। तो थोड़े से भी मास के लिए जब वो क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो हम बोलेंगे उसकी सेंसिटिविटी क्या है, काफी ज्यादा है। सुनार की दुकान में अगर सोना है तो वो मिलीग्राम तक को क्या करेगा, तौलेगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे हम किराने की शॉप पे चले जाएं तो हो सकता है मिलीग्राम उतना मैटर ना करे, ग्राम वगैरह कर सकता है पर मिलीग्राम उतना मैटर नहीं करेगा। तो उसमें जो तराजू वहां पे होते हैं, जो वेइंग मशीन होता है, उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो उनकी सेंसिटिविटी कम होती है। कहने का मतलब अगर उसमें मान लो शक्कर तुम ले रहे हो तो शक्कर में 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम ज्यादा और कम हो गया तो हो सकता है डिटेक्ट ही ना कर पाए। मे भी 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम को डिटेक्ट कर लेगा, पर हो सकता है 1 ग्राम या मिलीग्राम को डिटेक्ट नहीं करे। इसी की जगह अगर तुम मान लो कबाड़ी की दुकान में या लोहे की दुकान में चला जाओ, छड़ वगैरह तोलते, तो वहां पे देखा तुमने बड़ा सा तराजू होता है, नीचे प्लेटफॉर्म बना होता है, उसमें खड़े हो, वो वेट बताता है। अब वो जो है वो हो सकता है 10 ग्राम 15 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए, डिटेक्ट ही ना कर पाए, तो हम बोलेंगे उसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम। अपने क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट को खड़ा कर दो समझ ही नहीं आएगा उसमें है यानी नेग्लिजिबल मास है, ये देखो कुछ ऐसे है। तो सेंसिटिविटी उसकी क्या है, काफी कम। सिमिलर उसी तरह से यहां पे भी है, यूनिट करंट के लिए जितना वो क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है, वही कहलाएगा क्या, सेंसिटिविटी। ये होता है करंट सेंसिटिविटी। और ये डिपेंड कर रहा है इन सारे फैक्टर्स पे। फैक्टर्स को अगर हम क्या करें, यहां पे चेक करें, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब है जितना ज्यादा हम कॉइल का क्या करेंगे, टर्न बढ़ाएंगे, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जो ए है, जो भी यहां पे हम कॉइल ले रहे हैं, उसका क्या है, एक तरीके से एरिया है। तो जितना बड़ा साइज रहेगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, अगेन सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जो बी है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट है उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट का साइज ज्यादा रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के टॉर्सन कांस्टेंट। जितना कम टॉर्सन कांस्टेंट होगा, मतलब जितना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बट इन सबके साथ एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सेंसिटिविटी हम कितनी भी कर लें, क्योंकि जैसे जैसे उसके लिए तुम नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड या बड़ा चुंबक लोगे, बड़ा मैग्नेट लोगे, तो साइज भी बड़ा हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का साइज क्या हो जाता है, काफी बल्कि हो जाता है। तो जनरली एक लिमिट तक ही हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खूब बड़ा एरिया ले लिया, खूब बड़े बड़े मैग्नेट लगा दिए और इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर लेके घूम रहे हैं और जो सर्किट है वो इतना सा है। तो जनरली हम ऐसा नहीं करते, है ना। एक तरीका हो जाता है कि जो हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग उसमें लगा रहे हैं, ये जो कॉइल स्प्रिंग हमने लगाया है वो थोड़ा सॉफ्ट स्प्रिंग लगाएंगे, उसका टॉर्सन कांस्टेंट क्या रहे, कम रहे। पर अगेन उससे भी दिक्कत होती है, जब स्प्रिंग क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो करंट जब फ्लो करा रहे हैं तब तो ये क्या हो गया, टर्न होकर रीडिंग बता रहे हैं। इसका काम होता है जैसे ही करंट फ्लो कराना बंद करेंगे, वापस इसको रिस्टोर करना, अपनी जगह पे लाना। लेकिन अगर ये स्प्रिंग सॉफ्ट है तो कई बार ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब खराब हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करा रहे तो भी अपने जीरो पे नहीं आ पाता, यहीं पे आकर अटक जाता है। और इससे क्या एराइज होता है, एरर। किस टाइप का एरर, जीरो एरर। याद आ रहा है। तो इससे क्या होता है, जीरो एरर एराइज हो जाते हैं। तो इनकी भी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। अच्छा, यहां पे हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया है। इस फॉर्मूले में अगर मैं यहां पे जैसे थीटा डिवाइड बाय आई है, इसको 1/r से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो इधर पे हो जाएगा NAB डिवाइड बाय K, इधर भी हम 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे।
आई इंटू आर क्या हो जाएगा, v, तो हो जाएगा थीटा बाई v इज इक्वल टू एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू आर। अब जो थीटा बाई v है ये क्या कहलाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये कहलाया जाएगा क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब वही हुआ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि भाई डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, सीधा मीनिंग वही है कि एक यूनिट वोल्टेज के लिए कितना वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि मान लो मैंने तुमसे बोला कि भाई अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दूं, डबल कर दूं, किसी गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल का टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको मैं डबल कर दूं, तो जो सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी है, वो कितना हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह से बोलता है कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी डबल होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी में यहां पे एक और टर्म आ गया ऋषि। अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हो, कहने का मतलब है कि जो वायर का लेंथ है उसको डबल कर रहे हो। जब वायर के लेंथ को तुम डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और अल्टीमेटली इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं सिंस रेसिस्टेंस विल ऑल्सो डबल, तो उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये, है ना। ये हमारा क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नोट करो। इससे जो क्वेश्चन है वो एक पैटर्न का है, डिफ्लेक्शन कितना है कितना नहीं है। ऐसे बोलेगा कि डिफ्लेक्शन इतना है, इसको हम क्या करना है, इंक्रीज करना है, या डिफ्लेक्शन को क्या करना है, कम करना है। वैसे पैटर्न का एक क्वेश्चन है। दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन सिंपल बोल सकता है, NAB वगैरह देके क्या करेगा, पूछेगा कि इसका सेंसिटिविटी कितना है। बट क्वेश्चन जनरली क्या आते हैं, कम ही आते हैं। इससे एक क्वेश्चन लिखना है, उसी से काम हो जाएगा तुम्हारा। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 50 ओम, अ गैल्वेनोमीटर of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt, is connected to a battery of 3 volt along with a resistance 2950 ohm, along with a resistance 2950 ohm in series, full stop. A full scale deflection of 30 divisions, a full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. Full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer, full stop. In order to reduce the deflection to 20 divisions, in order to reduce the deflection to 20 divisions, what should be the resistance, connected in series? What should be the resistance connected in series? भाई V इज इक्वल टू अगर हम देखें तो फॉर्मूला है NAB डिवाइड बाई K इंटू आर, यही है। यहां से मैं एक तरफ लिख रहा थीटा इंटू आर, और दूसरे साइड हम लिख रहे हैं क्या, NAB डिवाइड बाई KV। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा, के चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट हम वोल्टेज भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसी वोल्टेज में क्या कर रहे हैं, 20 डिविजन चाहते हैं। तो ये सारा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2। शुरू में डिफ्लेक्शन कितना है, 30 डिविजन से, कितने रेजिस्टेंस के लिए, 50 और 2950 किसमें लगा हुआ है, सीरीज में। तो हम यहां पे लिखेंगे 50 प्लस 2950। बाद में हमें कितना चाहिए, 20 डिविजन चाहिए। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो चेंज कर नहीं सकते, सीरीज के साथ जो रेजिस्टेंस है वही चेंज कर सकते हैं हम। तो अब हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस
R, अब ये चेंज कर दिया हमने, तो यहां से आएगा 50 प्लस R इज इक्वल टू ये कितना 30 इंटू 3000 डिवाइड बाई 20, इससे कैंसिल होगा 9000 डिवाइड बाई 20 लिखेंगे तो कितना जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना 4500, तो रेसिस्टेंस आ जाएगा यहां से कितना 4450 ओम। इतना अगर हम क्या करते हैं सीरीज में लगा दें तो उसी वोल्टेज के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन क्या करता रहता है, पूछता रहता है जनरली करंट से और इस तरह से। क्लियर है ये है हमारा पूरा का पूरा क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कल से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे परमानेंट मैग्नेट। कुछ चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है परमानेंट मैग्नेट के लिए। अगला चैप्टर जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म के नाम से या परमानेंट मैग्नेट के नाम से हम शुरू करने वाले हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर तुम इधर उधर के मॉड्यूल्स क्या करोगे, पढ़ोगे तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस चीजें बहुत सारी मिलेंगी, राइट। अगर इधर उधर के मॉड्यूल तुम देखोगे तो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। जब भी कंफ्यूजन हो हमेशा एनसीईआरटी के साथ क्या कर लेना है, एक बार मैच कर लेना है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्योर एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया है वही पढ़ेंगे। ऐसी वार्निंग मैंने हर चैप्टर में नहीं दिया तुमको, है ना, ऐसा मैंने नहीं बोला। जनरली क्या होता है सिलेबस से इधर उधर भागते नहीं है, पर मैंने देखा है इस चैप्टर में कई ऐसे टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीजें दी होती है, मॉड्यूल्स वगैरह में दिए थे। तो जब भी कभी कंफ्यूजन हो हमेशा क्या करना है, एनसीईआरटी से मैच करा लेना है। क्लियर है ये, आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं पढ़नी है। दूसरा, बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, इतना क्या लिखना है तुम लोगों को, बिल्कुल अभी रब कर दूंगा, अच्छा लगेगा। समझा तो दिया ही ना, समझा दिया नहीं समझा दिया, सुन लो 2 मिनट, जल्दी बहुत कहीं जाने की। तो इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे और बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के टर्म्स हैं। जैसे यहां पे टर्म आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फिर आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन भी है और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी है। तो सिमिलर टाइप के टर्म्स है, सही तरीके से समझोगे तभी काम चलेगा। कुछ भी मिस किया, यूनिट्स वगैरह मिस किया तो दिक्कत होगी। जैसे कल भी मैंने तुमको बताया था कि यूनिट का भी अब क्या करना है, ध्यान रखना है। कई बार ऐसे टर्म्स है जो समझ में नहीं आएगा तो यूनिट का ही हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है ये? इसी के साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी इस बार तुम्हारा टेस्ट में आने का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने एक टॉपिक तुमको नहीं पढ़ाया जो तुमको क्या करना है, खुद से करना है। मैं वो कभी पढ़ाता भी नहीं हूं, कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो आई होप वो तुमको याद होगा, वही याद करो, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उतना याद होगा, है ना। तो सिंस वो याद रहता है, उसमें कुछ रट्टे के अलावा कुछ नहीं है, वो मैंने नहीं पढ़ाया। जिनको याद नहीं हो भैया याद कर लेना वो, ठीक है। उसके अलावा सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, तो वो याद कर लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, वो आता है, पिछले के पिछले साल ही शायद आया था, है ना, पिछले 1-2 साल वाले में ही आया हुआ है वो। तो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर याद है ना, स्कूल के टीचर याद कराते हैं अलग अलग ट्रिक से, वो क्या कर लेना, याद कर लेना। क्लियर है ये? तो कल से हम शुरू करेंगे क्या, परमानेंट मैग्नेट। चलो, थैंक यू।